तो चलिए मैं एक बारी जो है सर्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे दिन जब देना तो बारी आए तो ठीक है सर। थोड़ा अच्छे देना तो बाद में स्टूडेंट्स भी सारे आ जाएंगे और प्रॉपरली हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे वर्कआउट करना है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ओके सर। मेरी स्क्रीन शेयर है, दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। तो ये पहला आपका जो है वो RACSA एग्ज़ाम के बारे में है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्री रिक्विजिट है, यानी कि RSCE करने से पहले RACSA एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। ये टोटल आपका 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। और पास मार्क्स रहते हैं 70%। टोटल 300 पॉइंट का होता है, तो बोलते हैं 210 पॉइंट क्लियर करने ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए RSCSA में एक तो एसेंशियल्स पार्ट है जो करना है, जो कि एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है। अब जैसे आप देखोगे इसमें कुछ भी ऐड मॉडिफाई करना तो रेड हैट का राइट है, ये बस स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड एसेंशियल टूल्स। तो जो एसेंशियल्स टूल्स हैं, इसके बिना आप मतलब लिनक्स पे वर्क नहीं कर सकते ढंग से, वो सारे ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, पर एग्ज़ाम जब इम्प्लीमेंट करते हो ना, एग्ज़ाम को आंसर करते हो, तो CLA में ये सारे के सारे टूल आपको आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक्सेसिंग शेल प्रॉम्प्ट, यानी कि कमांड लाइन पे आप कैसे कैसे कमांड दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि कमांड, कोई भी कमांड हो, और कमांड क्या है, उसका करेक्ट सिंटेक्स क्या है, ये ऑब्वियसली आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि आपको सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। मैन पेजेस से पढ़ना आना चाहिए, इन्फो पेजेस लर्न करने आने चाहिए कि इस तरह से हम हेल्प ले सकते हैं, बिल्ट इन हेल्प कहाँ कहाँ है ऑनलाइन, कैसे हम फाइल के फॉर्मेट समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एक पॉइंट में हम डिटेल में जो है कोर्स इसी हिसाब से चलाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, कि हमारे इसेंशियल्स पॉइंट में हमें यही आना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है शेल प्रॉम्प्ट पे काम करना आना चाहिए। अब शेल प्रॉम्प्ट है तो शेल के और दूसरी चीज़ें क्या हैं, इम्पोर्टेंस, हर एक कोई वो इंटरनल्स नहीं बताता कि शेल प्रॉम्प्ट पे हम कैसे काम करें। हम कमांड देते हैं तो कमांड लाइन एक्सपेंशंस क्या है, कमांड लाइन इनहिबिशंस क्या है, ठीक है। कमांड लाइन शॉर्टकट्स क्या है, कमांड लाइन एडिटिंग ट्रिक्स क्या है, कमांड लाइन हिस्ट्री कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे छोटे से एक लाइन में उसने पता नहीं कितनी सारी बातें कह दी जो हिडन है, ठीक है। हमें कमांड देनी है तो कमांड में इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आउटपुट रीडायरेक्शन है, जैसे आउटपुट रीडायरेक्शन है, अपेंड मोड है, पाइप कैसे यूज़ करना है, एरर कैसे रीडायरेक्ट करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसमें ही बोलते हैं आपको ग्रेप यूज़ करना आना चाहिए ग्रेप वर्ड बोलते ही बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन आने चाहिए, ठीक है ना। उसमें आप कैसे एनालाइज करेंगे टेक्स्ट को, कैसे लाइंस को डिस्प्ले करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे टेक्स्ट फाइल में से, ठीक है ना। जैसे वो बोल रहे हैं आपको रिमोट एक्सेस करना आना चाहिए SSH के थ्रू या टेलनेट के थ्रू, ठीक है ना। नॉर्मली आजकल SSH ही चलता है, विंडोज़ में आप पुट्टी करते होंगे SSH और टेलनेट कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा आप जब लॉगिन करते हैं तो मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में कैसे स्विच यूज़र करते हैं, ठीक है। अब ये स्विच यूज़र को डिटेल में हमें पता होना चाहिए कि स्विच यूज़र में क्या होता है। कई बार हम स्विच नहीं करते, लेकिन अपनी जो प्रिविलेज है वो एस्केलेट करते हैं सूडो के थ्रू, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा टूल कहाँ किस तरह से यूज़ हो, ठीक है। इसके अलावा हमें आना चाहिए कि आर्काइव कैसे करना है, यानी कि कंप्रेशन, बैकअप लेना, ठीक है। आर्काइविंग का मतलब कंप्रेशन जरूरी नहीं है, आर्काइव का मतलब बैकअप लेना है। हम एज इट इज़ फाइल भी कॉपी करते तो वो आर्काइव करना, अलग अलग वर्जन की फाइल कॉपी करते हैं, ठीक है। कंप्रेस करना, ठीक है। ये एक तरीके से अनपैक और पैक, वो सब टूल कंप्रेशन डिकम्प्रेशन के लिए, ठीक है। अनकम्प्रेशन, तो ये सारे के सारे किससे कर रहे हैं, टार कमांड से, बेसिकली टार, gzip, bzip2। तो ये जब हम बैकअप और
वो देखेंगे ना, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, उस टॉपिक के ऊपर डिटेल में करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए हाउ टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल्स। सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि इनको मास्टर तरीके से कैसे एडिट करें, यानी कि एक टेक्स्ट एडिटर हमें अच्छे से आना चाहिए। और डिफ़ॉल्ट एडिटर जो यूनिक्स लाइनक्स हर एनवायरनमेंट में मिलता है वो है वी। तो इनडायरेक्टली कह रहा है कि आपको वी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। वी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्लियर। तो वी जब वी करेंगे तो वी आई एम इसके डिटेल्स देखेंगे कैसे क्या करेंगे। कम से कम वी को कंप्लीट करने में ही हमें जो है तीन 3 दिन तो उम्मीद है लगने चाहिए, ठीक है। मतलब 1-1.5 घंटा लेते रहेंगे। उसके बाद जैसे क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, मूव करना, ठीक है। यानी कि हमें फाइल मैनेजमेंट आनी चाहिए, ठीक है ना। फाइल से डायरेक्टरी को हमें क्रिएट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, किसी और जगह मूव करना है तो कैसे करना है। तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। एक लाइन के अंदर इसने बोल दिया कि फाइल सिस्टम ब्राउजिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। जहाँ फाइल्स का जिक्र है वो फाइल्स का स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए, फाइल हायरार्की भी पता है। मतलब एक लाइन से कॉन्सेप्ट इतने सारे जुड़े हुए हैं अंदर, हमें डिटेल में वो सारे पता होने चाहिए, ठीक है। और जैसे फाइल्स में ही कॉन्सेप्ट है लिंक्स का, हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा कहते हैं लिस्ट, सेट एंड चेंज, ठीक है। क्या चेंज करना है, कहते हैं स्टैंडर्ड, आपका रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस, ठीक है। इस लेवल पे, यूज़र लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, अदर लेवल पे, ठीक है। कौन कौन सी परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब होने तो वर्ड तो लिख दिया परमिशन, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ इंटरनल है कि हमें पता होना चाहिए पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है, परमिशंस कैसे काम करते हैं, और इसके साथ ही यूज़र मैनेजमेंट भी हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। खाली इतना ही नहीं है, परमिशंस को कहें तो परमिशन में स्पेशल परमिशंस क्या है उसका भी हमें इंट्रोडक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा तुम्हारा जो है इसमें ACLs भी हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट परमिशन, इसके बारे में खैर इन्होंने जिक्र नहीं किया, और हमें आना चाहिए। जब परमिशंस आनी चाहिए तो हर तरीके की परमिशंस पता होनी चाहिए। खाली इतना ही नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे लिनक्स का जो परमिशंस है, सिक्योरिटी है ऐसे लिनक्स के बारे में, फाइल सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट होती है उसका भी आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे लिनक्स बिना समझे बहुत मुश्किल है पास करना, ठीक है ना। डेफिनेटली हमें फिर आपका फाइल्स को लोकेट करना, फाइंड करना, रीड करना, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, ठीक है, मैन पेजेस, इन्फो पेजेस के बारे में पता होना चाहिए। ये तो सब हमारा को अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है ना। हम एक्चुअली शुरू ही करेंगे अपने पढ़ाने को हाउ टू एक्सेस बिल्ट इन हेल्प से, ठीक है ना। वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। ठीक रहेगा, जो अच्छा लगे वही काम करो। बेसिकली यहाँ सारा का सारा जो इसेंशियल्स हैं वो सबसे पहले ये हैं जो करने ही करने हैं। इसके बाद एक्चुअल काम शुरू होता है बच्चों के लिए तो कि हमें रनिंग सिस्टम जो ऑपरेट कर रहा है उसमें इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए, बूट, रीबूट, शटडाउन कैसे करना है किसी सिस्टम को, ठीक है। हम डिफरेंट टारगेट्स में कैसे सिस्टम को बूट करेंगे। यहाँ टारगेट्स कह रहे हैं, पहले रन लेवल कीवर्ड यूज़ होता था, ठीक है ना। RHEL 6 तक हम कहते थे रन लेवल, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि रन लेवल में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सेट करना है कि हर बार उसी रन लेवल में मशीन बूट हो, ठीक है ना। तो यहाँ हम रन लेवल की जगह टारगेट्स बोल रहे हैं बस, ठीक है। तो अलग अलग टारगेट्स डिफाइंड है, वो क्या क्या हैं, कैसे करते हैं, वो मतलब एक लाइन में उसने तो कह दिया डिफरेंट टारगेट्स में आप सेट करो हाउ टू बूट इट मैनुअली, लेकिन अंदर हमें सारा का सारा टारगेट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन कौन से रन लेवल है, कैसे उसको स्विच करना है, ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है परमानेंटली, ठीक है, कैसे टेम्परेरीली स्विच करना है, क्लियर। उसके अलावा बूट प्रोसेस कैसे इंटरप्ट करना है जिससे कि हम कहते हैं ना सिस्टम एक्सेस ले लें, हम रूट बन जाए। फॉर एग्जांपल
रूट पासवर्ड चेंज करना है तो बिना बूट प्रोसेस को इंटरप्ट किए हम कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि बूट प्रोसेस कैसे ब्रेक करना है। हमें पता होना चाहिए कि सीपीयू सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है, मेमोरी सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोसेस ले रहा है, ठीक है ना। क्लियर। हमें पता होना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो प्रोसेस प्रायोरिटी कैसे एडजस्ट करें प्री नाइस के साथ, ठीक है। खाली यही नहीं, हमें पता होना चाहिए एक प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करना है, किस प्रायोरिटी के साथ। हमें पता होना चाहिए हाउ टू गिव सिग्नल, हमें किल कमांड से कैसे सिग्नल को किल करना है। तो उसने तो एक लाइन कह दी पर ये पूरा का पूरा टॉपिक है, ठीक है। लोकेट इंटरप्रेट करना है किसको, लॉग फाइल्स को। टाइम टू टाइम जब हम करेंगे तो अगर कोई मैसेजेस हैं, एरर्स हम एनालाइज करेंगे लॉग फाइल्स के थ्रू, ठीक है। क्लियर। तो इसके अलावा वर्चुअल मशीन कैसे एक्सेस करना है वो तो वर्चुअल बॉक्स पे हम कर ही रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करना है, स्टॉप करना वर्चुअल मशीन, वो कोई बड़ा काम नहीं है। बस रेडिट पे भी तो इतना सिंपल है कि हम क्लिक करते हैं स्टार्ट मशीन, वो स्टार्ट होता है। आजकल ग्राफिकल टूल है सारे, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें स्टार्ट स्टॉप और चेक करना आना चाहिए स्टेटस किसका, नेटवर्क सर्विसेज का, जो भी सर्वर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। या कोई भी क्लाइंट साइड भी कुछ सर्विसेज हैं जिनको हमें स्टार्ट स्टॉप और इनका स्टेटस चेक करना आना चाहिए। खाली सर्वर साइड ही सर्विस नहीं होती, सर्विस क्लाइंट्स के लिए भी होती है, ठीक है। अब जैसे सिक्योर ट्रांसफ़र करना बिटवीन सिस्टम, जैसे टूल हैं एससीपी, ठीक है ना। आप पुट्टी के थ्रू भी जैसे डाटा ट्रांसफ़र करते हो इधर उधर, क्लियर। यहाँ कमांड लाइन रहेगा एससीपी wget ऐसी चीज़, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमें RSC सिम पता होना चाहिए, हाउ टू कॉन्फ़िगर लोकल स्टोरेज, यानी कि हमें पार्टीशन क्रिएट करने आने चाहिए, लिस्ट करने आने चाहिए, डिलीट करने आने चाहिए, ठीक है। चाहे वो MBR टाइप हो चाहे वो GPT टाइप, क्लियर। तो हम समझेंगे GPT क्या है, MBR क्या है। नॉर्मली हम फेस करते हैं MBR ही, लेकिन अगर आपका बेस मशीन हो वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो इतना बड़ा स्टोरेज कोई नहीं देता, लेकिन जहाँ बेस मशीन हो और 2 टेराबाइट से ज़्यादा बड़ी हार्ड ड्राइव हो तो लिनक्स ऑटोमेटिकली GPT फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक है। जीनोम पार्टीशन टेबल लेता है, ठीक है। तो हम नॉर्मली एफडिस्क लेते हैं MBR के केस में। अगर GPT होता है तो कमांड बस GDISK हो जाता है एफडिस्क की जगह, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी सेम N प्रेस करना है न्यू पार्टीशन के लिए एफडिस्क में भी GDISK में, बाकी सब सेम है, हमें बस आर्किटेक्चर समझना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका और हमें क्या होना चाहिए, क्रिएट करना, रिमूव करना फिजिकल वॉल्यूम्स। ये पूरी की पूरी LVM मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है कि हमें LVMs आने चाहिए, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर हमें आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब पार्टीशनिंग कर ली, LVM बना लिए, ठीक है, तो यहाँ हमें कॉन्फ़िगर करना चाहिए कि सिस्टम को, उस डिवाइस को माउंट कर सकें हम उस फाइल सिस्टम को, ठीक है। वो बैक कैसे भी कर सकते हैं, UUID भी यूज़ कर सकते हैं, डिवाइस नेम भी कर सकते हैं, लेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले पूरा का पूरा इस फाइल सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। ऐड करना न्यू पार्टीशन, लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है, स्वैप टू द सिस्टम नॉन डिस्ट्रक्टिवली। ये सारा का सारा हमें लाइव एनवायरनमेंट जैसे होता है उसमें कैसे करते हैं उस तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे और भी फीचर हैं कि कॉन्फ़िगर क्या कर सकते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। जैसे अब RSCS में बेसिकली क्लाइंट साइड है, तो वो एज्यूम कर रहा है कि सांबा सर्वर रन कर रहा है, NFS सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है तुम्हें आने चाहिए माउंट करना, अनमाउंट करना फाइल सिस्टम VPAT, ext4, XFS, ठीक है। साथ में पता लगा CIFS, ये सांबा हो गया विंडोज शेयर, NFS हो गया, ठीक है। तो ऐसे सब फाइल सिस्टम माउंट करने आने चाहिए क्लाइंट पे कि कैसे आप करोगे, ठीक है। एक्सटेंड एग्जिस्टिंग लॉजिकल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम्स में भी हमें उसको एक्सटेंड करना, रिड्यूस करना आना चाहिए, ठीक है। क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर सेट GID डायरेक्टरीज, ठीक है, यानी कि SGID परमिशंस के साथ डायरेक्टरी क्रिएट करना आना चाहिए,
स्पेशल परमिशंस पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो बेसिस है, ठीक है। साथ में बोल रहा है कि परमिशंस आनी चाहिए ACLs के थ्रू, क्लियर। तो हमें ये सब इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, जितने वो पॉइंट कह रहा है वो सब हम एग्जाम्पल के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है परमिशंस की तो वो डायग्नोस करना, एनालाइज करना, ठीक है, वो हमें आना चाहिए, क्लियर। इसके अलावा डिप्लॉय, कॉन्फ़िगर और मेंटेन सिस्टम के अंदर हमें नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करनी है, जिसमें कि हमें क्या करना है, होस्ट नेम कैसे सेट करना है, ठीक है, स्टैटिकली डायनेमिकली होस्ट नेम रिजोल्यूशन करना, ठीक है। तो नेम रिजोल्यूशन वगैरह के लिए कौन कौन सी फाइल हैं, DNS को कैसे कनेक्ट करना है, ये सारा का सारा इसका मतलब है होस्ट नेम रिजोल्यूशन से। शेड्यूल करना टास्क को, 2 टास्क शेड्यूलर हैं, 2 प्रोग्राम है, 2 सर्विसेज है, ATD और क्रोनडी, ठीक है। RHEL 7 में उसको क्रोनी कहने लगे, क्रोनी इंस्टेड ऑफ क्रोनडी, ठीक है। तो वो सर्विसेज हमें स्टार्ट स्टॉप करनी आनी चाहिए ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है, क्लियर। एट बूट टाइम, बूट करना इन स्पेसिफिक रन लेवल, ठीक है। ये सारे के सारे वर्किंग है जो हमें एग्ज़ाम के लिए आने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंस्टॉल रेड हैट लिनक्स सिस्टम एज वर्चुअल गेस्ट, नॉर्मली एग्ज़ाम में कराता कोई नहीं है, हमने सबसे पहले रेड हैट इंस्टॉलेशन ही करी है, उसके बिना हमारी क्लास ही नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्लियर। नेटवर्क सर्विस टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली एट बूट, वो तो बेसिकली किसी भी सर्विस के लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम सर्विस करेंगे तो साथ साथ बताएंगे कि उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जैसे विंडोज़ में आप ऑटो कर देते हो सर्विस को, वैसे ही, ठीक है। टाइम सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि आप एक टाइम सर्वर है उससे कनेक्ट करके टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंस्टॉल और अपडेट सॉफ्टवेयर पैकेज, तो पैकेज मैनेजमेंट कैसे होगी यम कमांड के थ्रू, उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। प्लस नॉर्मल पैकेज के अलावा अगर कर्नल पैकेज है उसे कैसे अपग्रेड करना, ठीक है, क्लियर। और सिस्टम बूट लोडर कैसे मॉडिफाई करेंगे, यानी कि कर्नल पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें कैसे चेंजेस होंगे, वो दिखाएंगे जब अपना उस कॉन्सेप्ट में आएंगे, बूट मैनेजमेंट पे बूट सीक्वेंस भी समझेंगे, क्योंकि उसने तो खाली इम्प्लीमेंटेशन कर दिया लेकिन बिना बूट सीक्वेंस समझे हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अभी वो थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन यूज़र ग्रुप मैनेजमेंट जो है परमिशन मैनेजमेंट के साथ का टॉपिक है, तो हमें पता होना चाहिए कैसे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है किसी लोकल यूज़र अकाउंट, पासवर्ड कैसे चेंज करना है, पासवर्ड की एजिंग पॉलिसी कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि लोकल ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एक ही स्टेप नहीं चल रहा, पूरे रिवीजन में नहीं चल रहा उसके अलावा ये सर। एक ही एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं चल ऑथेंटिकेशन रहा है कि आपके सर्विस सारे कितने यूज़र किसी भी ग्रुप सिस्टम के में नहीं लिए चल चेंज करना एक्चुअली है, सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रहा। ठीक है, उस पे आएंगे। इसके अलावा कहता है कि तुम्हें आना चाहिए सिक्योरिटी मैनेज करना, CSA लेवल पे भी, कि फायरवॉल सेटिंग कैसे है। इसमें 2 टूल हैं, एक ग्राफिकल टूल है फायरवॉल कॉन्फ़िग, दूसरा है कमांड लाइन टूल फायरवॉल हाइफन कमांड्स, और इससे पहले का टूल है जो है IP टेबल सर्विस के थ्रू। तो इनमें कोई भी यूज़ करो काम होना चाहिए, ठीक है। तो IP टेबल जो है आपका हर एक वो उस पे वर्जन पे काम करता है, क्लियर। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है की बेस ऑथेंटिकेशन का, SSH में, यानी कि पासवर्ड लेस लॉगिन हमें एनफोर्स करना आना चाहिए परमिसिव मोड में, और एनफोर्स में सेट करना आना चाहिए लिनक्स को, ठीक है। आइडेंटिफाई करना लिनक्स फाइल और प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट को, उसके अंदर स्टाम्पिंग होती है, इसे समझेंगे पहले, ऐसे लिनक्स को समझेंगे तभी ये कीवर्ड समझ आएंगे। रीस्टोर करना डिफ़ॉल्ट स्टाम्पिंग को, बूलियन सेटिंग्स वगैरह मॉडिफाई करना है ऐसे लिनक्स के अंदर, ठीक है। डायग्नोस करना एड्रेस रूटीन्स और ऐसे लिनक्स पॉलिसी वायलेशन, अगर ऐसे लिनक्स एरर दे रहा है तो उसको कैसे हमें समझना है। मतलब ये सारे के सारे आप जब कंपोनेंट्स आपको आ जाएंगे तब आप RSCSA के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है, क्लियर है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है?
दोबारा कर देना, मुझे कोई बात नहीं। और यहाँ से हो सकता है रिवर्स हो हाँ, रिवर्स नहीं, ऊपर भी आ सकता है, देखो ना, हम तो ऊपर की रही है। एनी डाउट्स? ये एकदम से आता कि तब तो ठीक है, एकदम से नहीं रुक गया वही तो कह रहा हूँ मैं भी। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। हम्म, यस सर, आ रही। नहीं तो अभी इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। हाँ सर, तो एग्जाम देना पड़ेगा हाँ, RACS, एक ही एग्जाम। अगर आप नहीं, देखो 2 एग्जाम है जो हम कोर्स करा रहे हैं ना आपको, उसमें आप 2 एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हो। सबसे पहले लेवल का एग्जाम है RACSA, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। वो एग्जाम जब आप पास कर लोगे तब आप RSC एग्जाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। मानो आपने सीधा दोनों एग्जाम दिए भी, RSC अगर क्लियर कर भी लिए ना और RSC में फेल हो गए तो RSC से वो जो है ना आपको RSC नहीं देंगे जब तक आप CA से क्लियर ना कर लो, ठीक है। सर फी कितना है एग्जाम RACSA का? वो तो आप नॉर्मली इस समय मेरे ख्याल दोनों एग्जाम का तकरीबन टैक्स मिला के 20,000 के करीब होगा, 16,500 या कुछ करके है। फिर उसके ओके। ऊपर मेरे ख्याल 20% तो आजकल है ही है सर्विस टैक्स, हाँ, ठीक है। ओके सर। तो अंदाजन वो 20,000 के करीब पड़ता है। इसमें ये है कि इन दिनों शायद रीअटेम्प्ट फ्री है, ओके। इस समय रीअटेम्प्ट फ्री है। बाकी देखो रेड हैट ऑथराइज सेंटर से जब आप एग्जाम दोगे ना उसी समय कंफर्म करना पड़ेगा क्या स्कीम चल रही है, ठीक है ना। ओके। ओके सर। क्योंकि हम अभी आज का बता सकते हैं, क्योंकि इसको करते करते हमें 2-3 महीने बीत जाएंगे, ठीक है यस ना। सर। यस। तो उस समय क्या पॉलिसी है हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हमें RSCSA के प्री रिक्विजिट हैं जो आने चाहिए। और हम जो है क्योंकि सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रहे हैं तो हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। इसेंशियल्स में ये आना चाहिए, इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है वो सब क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में उसके बाद हमें कोई डाउट नहीं। सर रेड हैट का और ये उबंटू का सर कमांड अलग अलग है या सर सेम है? हम रेड हैट पे एनवायरनमेंट का काम करेंगे ना, हम तो उबंटू तो प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, नहीं समझे। मैं रेड हैट मशीन पे ही तो कमांड लाइन दूंगा, नहीं या तो CentOS होगा या RHEL होगा, कमांड उसमें सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके सर। हम यहाँ बेस मशीन मेरा उबंटू है, ठीक है, आपका विंडोज भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहे हो वो तो RHEL 7 या CentOS 7 है ना। यस सर। तो कमांड तो हम वही करेंगे ना जो लिनक्स एनवायरनमेंट पे करते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पे एग्जाम में बेस मशीन भी रेड हैट का ही होता है, बात और है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें सारा कमांड लाइन जब वर्चुअल मशीन में एनवायरनमेंट में करना आता है तो हम बेस मशीन पे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। सर इसमें प्रैक्टिकल भी होगा या फिर थियरी होगी? अरे भाई थ्योरी से तो एग्जाम क्लियर होगा नहीं क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ तो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट चलेगा, लेकिन कई चीजों को समझने के लिए हमें थ्योरी बतानी पड़ती है, ओके। ठीक। उसके बिना हमें पता ही नहीं लगेगा वो है क्या। अब मानो हाँ। मैं कहूँ स्पेशल परमिशन होती है, बोले जी क्यों होती है, क्या हाँ, क्या वो परेशानी है? नहीं, हाँ, वो तो थियरी देनी पड़ेगी उसकी। वो बताना पड़ेगा ना भाई, हाँ। नॉर्मल परमिशन में ये नहीं हो रहा था तब स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ी और ये फायदा हुआ तुम्हें, नहीं। हाँ जी। तुम ही ओके। पूछ लोगे ACL क्या होते, मैं तो इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगा तो मेरे को बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके। इम्प्लीमेंटेशन बताने में तो मैं कहते हैं ना 1 घंटे में हाँ, उतना काम कर दूंगा जो थ्योरी पढ़ाने में मुझे पता लगा 4 घंटे लगाने पड़ेंगे समझाने में अलग अलग एग्जाम्पल से। सही बात है। ओके सर। सर ये रन Implement- लेवल मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, पूछो रन लेवल। अब यस सर समझ में नहीं आया सर, रन लेवल 1 2 ऐसे सर अच्छा, ये नहीं विंडोज के समझ में। विंडोज के एनवायरनमेंट में काम किया, एनवायरनमेंट में
यस सर। करा है ना। मुझे लगा और कई बार ये मेंटेनेंस सर। के लिए तुम सेफ मोड में जाते हो। यस सर। उसमें सेफ मोड होता है, सेफ मोड विद नेटवर्किंग होता है, देखते हो अलग अलग ऑप्शन यस होते हैं सर। ठीक है ना। वो भी रन लेवल ही है जिसमें आप मेंटेनेंस कर रहे हो विंडोज की, ठीक है। तो यस एक सर। मशीन को अलग अलग तरीके से बूट करना, उसके लिए कस्टमाइजेशन के लिए कॉन्सेप्ट बनाया रन लेवल का, ठीक है। कि रन लेवल 1 में जाओगे तो आपको ऐसे प्रॉम्प्ट मिलेगा, वहां आप रूट यूजर ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा, पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे हो, अलग अलग रन लेवल की अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक तो है। सर सीएमडी अगर हम यूज करते हैं विंडोज में तो वो भी तो एक रन लेवल हो गया सर। बिल्कुल, वहां पे भी ऐसा ही है। जब आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप जब खाली सीएमडी करते हो तो टर्मिनल ओपन करते हो जैसे, तो वो लिनक्स में भी करते हैं। ग्राफिक्स के अंदर हम यस टर्मिनल ओपन करेंगे तो वो सीएमडी ही है, ठीक है ना। लेकिन रन यस लेवल सर। अलग कंसेप्ट है कि सेफ मोड में जाते हो तो आपको प्रॉम्प्ट मिलता है, कभी ग्राफिक्स मिलती है। नहीं खाली सर। सेफ मोड में जाओ तो कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी यस रन लेवल 1 में जाते हो आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है। लेकिन हमें यस समझना सर, समझ में पड़ेगा, आ गया सर। हाँ, हमें समझना है, हम उसमें मेंटेनेंस कर रहे हैं। यहाँ रन लेवल दूसरे भी हैं जो वर्किंग रन लेवल है। वो बोलते हैं, क्योंकि विंडोज में तो आप ग्राफिक्स में ही आते हो, टेक्स्ट बेस में आप बूट नहीं करते हो, रेयरली, ठीक है ना। ठीक यस है, सर। तो वहाँ तो ग्राफिक्स ही आता है, तो वहाँ वो रन लेवल उन्होंने अलग अलग रखे ही नहीं। लेकिन यहाँ उन्होंने अलग अलग रखे हुए हैं कि टेक्स्ट बेस बूट करने के लिए अलग है जिसमें ग्राफिक्स नहीं होगी। अब ग्राफिक्स नहीं होगी तो सर्वर की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, नहीं, वो जो रैम यस बचेगी सर। आपको, वो सर्विस देने में काम आएगी ना। जो पहले वो 100 क्लाइंट को सर्व कर सकता था, रैम बचाने की वजह से 500 क्लाइंट को सर्व कर रहा है। बात समझ रहे हो, रिसोर्सेज बेटर यूज यस सर। होंगे, इसलिए सर्वर पे ज्यादातर ग्राफिक्स नहीं होती। अब ये कैसे कस्टमाइज करें अगर रन लेवल ना हो, कि भाई टेक्स्ट बेस में बूट करना है या ग्राफिक्स में करना है, ग्राफिक्स में करना है तो मिनिमम सर्विस कैसे देनी है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हम रन लेवल के थ्रू ही कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बूट प्रोसेस, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब सर रन लेवल पे हम एक बार में सर, जैसे रन लेवल 6 तक होता है तो 6 तक हम क्या यूजर अलग अलग लॉगिन करा सकते हैं सर? नहीं, अलग अलग रन लेवल की पहले प्रॉपर्टी समझनी पड़ती है हमें। जब रन लेवल करेंगे ना तो एक एक रन लेवल को अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी ओके। अभी रन लेवल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी तो ओके मेरा सर। मेन मोटिव था कि रेड हैट का जो एग्जाम है ना, उसमें अलग अलग कंपोनेंट पे हमें कैसे कैसे फोकस करना है, क्या क्या टॉपिक है जो हम भूले नहीं। अगर कोई, हम वैसे तो मैं लाइन बाय लाइन लेके चलूंगा, अगर फिर भी कुछ मिस हो जाता है तो तुम ध्यान रखो, ये फाइल तुम्हारे पास है, मुझसे कुछ मिस ना हो, ठीक है ना। सर एक्चुअली पिछले क्लास में पढ़ा था तो सर नोट डाउन करके रखा था, तो मेरे हाँ, माइंड में आ ऐसा रहा है था ना, कि अभी क्वेश्चन वो पूछ तो लो। डेमो क्लास थी, देख, वो तो डेमो क्लास थी कि कम से कम एक कोई बच्चा अगर हमारे पास आया है, वो कम से कम इंस्टॉलेशन सीखे, खुद करना तो सीखेगा अगर हम कुछ काम की चीज़ है। हम यहाँ प्रोफेशनल्स को जो है ना, ये मार्केटिंग करने की बजाय कि नहीं हम ये करते हैं, हम वैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, उसकी वजह पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वही नॉलेज लो और उसकी वैल्यू फिर समझो, ठीक है ना। इसलिए मैं क्लास के फॉर्म में ही देता हूँ। मैं नॉर्मली दूसरा हिसाब करता ही नहीं हूँ, खाली मार्केटिंग वाली प्रेजेंटेशन कभी नहीं बनाता मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें यस कि सर। चाहे चाहे 2 क्लास हुई, कुछ इंट्रोडक्शन हुआ, पर अब हम जो है ना उसको सिस्टमेटिक वे में लेकर के चलेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होंगी, ठीक है। कई टॉपिक होंगे, जैसे अब रन लेवल का है, उसमें डिटेल में समझेंगे ना कैसे कैसे, ठीक है। यस सर। तो वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ऑफिशियली अभी क्लास स्टार्ट हुई नहीं है, ठीक है, इसी चक्कर में नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। तो ये तो एक RSCSA का है, ठीक है। इसके अलावा हम अपना RSC वगैरह का जो कंपोनेंट आगे कैसे काम आएंगे, कौन कौन से करने हैं, सर्वर्स कौन से हैं, वो सारे के सारे जो है, दूसरी PDF बहुत क्लियर है, उसको ओपन कर लेते हैं एक बारी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं उसका भी। तो कम से कम आप जो है इन 2 चीज़ों पे फोकस कर लोगे, ठीक है। ओके चलो, सर। मैं दूसरी PDF भी ओपन करता हूँ। ये RSC,
ये आपका RSC, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो है तकरीबन ड्यूरेशन है 3.5 घंटे का एग्ज़ाम सारे के सारे ऑनलाइन नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, ध्यान रखना रेड हैट के। यहाँ तुम्हें मशीन पे इम्प्लीमेंट करना है जो वो कहेंगे, ठीक है ना, समझ गए। और स्कोर वहाँ पे भी वही 70% है। 300 पॉइंट का पेपर है तो 210 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए तभी पास हो, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट ये है कि अगर जैसे बंदा डायरेक्टली RSC एग्ज़ाम भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पास जब होगा जब CSA पास कर लेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें RSC के जितने भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे तुम्हें आने चाहिए, जो पहले पढ़े हमने सारे के सारे, ठीक है। और RSC एग्ज़ाम में सिस्टम कॉन्फ़िगर और मैनेजमेंट हम किसकी आनी चाहिए, जैसे नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, टीमिंग कैसे होती है, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू टीम, क्लियर। IPv6 एड्रेस कैसे देना है, ठीक है, क्लियर। IP ट्रैफिक और उसके स्टैटिक रूट्स कैसे सेट करने हैं, क्लियर। फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ज़रूरत पड़े तो उसमें रिच रूल्स के कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे करने हैं, क्लियर। पैकेट फ़िल्टरिंग वगैरह वो तो IP टेबल्स का ही काम है, किसी भी फायरवॉल का काम ही पैकेट फ़िल्टरिंग है, ठीक है। उसमें नेट का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। आपके कई सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है, कर्रोस के थ्रू ऑथेंटिकेट करें, ठीक है। जैसे RHEL 7 में कर्बराइज NFS है, उसका कॉन्सेप्ट है। ISKC टारगेट और इनिशिएटर्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिस्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। स्टोरेज, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टोरेज का। इसमें रिपोर्ट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट वगैरह, सिस्टम यूटिलाइजेशन का, प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क, उसके डिटेल ये जनरेट करना ये आना चाहिए। शेल स्क्रिप्टिंग टू ऑटोमेट सिस्टम मेंटेनेंस टास्क, तो हमें इंट्रोडक्शन होगा इसमें शेल स्क्रिप्टिंग का। बेसिकली छोटी छोटी स्क्रिप्ट बनानी आनी चाहिए, पर इसको सीखने से पहले थोड़ा पहले लिनक्स कर लेंगे, सब कमांड लाइन आ जाएगा तब इजी हो जाएगा। थोड़ा सा लूप स्ट्रक्चर हमें पता लगेगा, जैसे फॉर है, केस है, ये पता होती है, हम आराम से स्क्रिप्ट बना सकते, ठीक है, क्लियर। नेटवर्क सर्विसेज के बारे में हमेशा बोलते हैं ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये छः चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सर्विस के बारे में, ठीक है। जैसे पैकेज कौन से इंस्टॉल करोगे तो आपका पर्टिकुलर सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, उसको SLNX के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर करना है, SLNX की पोर्ट लेवलिंग अगर ज़रूरत है तो कैसे करोगे, ठीक है। कोई सर्विस स्टार्ट करना है बूट टाइम पे तो कैसे करोगे, ठीक है। सर्विस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है बेसिक ऑपरेशंस के लिए, और किसी भी सर्विस में होस्ट लेवल सिक्योरिटी और यूज़र लेवल सिक्योरिटी कैसे दोगे। ये 6 पॉइंट हैं हर सर्विस के बारे में। रेड हैट एग्ज़ाम जिसको करना है वो 6 पॉइंट प्रोग्राम हमेशा ध्यान रखे कि कौन सी सर्विस इंस्टॉल करनी है तो उसको कौन कौन से पैकेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये मानो अगर HTTP करना है, HTTPS करना है तो कौन से पैकेज इंस्टॉल होंगे ये पता होने चाहिए। इस HTTP सर्विस के लिए SLNX जो है वो कैसे सपोर्ट क्रिएट करोगे SLNX की, जो SLNX एनफोर्सिंग मोड में भी सर्विस काम करे, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे HTTP है, आप पोर्ट 80 की जगह किसी और पोर्ट पे भी चला सकते हो। अगर नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट है तो उसकी लेबलिंग कैसे करोगे, तो ये बेसिकली हमें आना चाहिए, ठीक है। सर्विस को स्टार्ट करना या बूट करना, ठीक है, मतलब बूट टाइम पे इनेबल करना वो ज़रूरी पार्ट है, क्लियर। तो ये 6 पॉइंट प्रोग्राम हमेशा बहुत ज़रूरी है। तो हम हर सर्विस में जब भी बात करेंगे ये 6 पॉइंट कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जो अवेलेबल नहीं है फैसिलिटी वो बात और है, ठीक है, बता देंगे भाई यहाँ यूज़र लेवल सिक्योरिटी नहीं है इसलिए वो पॉइंट इसमें अप्लाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए वो 6 पॉइंट प्रोग्राम के हिसाब से सारा करेगा। तो HTTP के अंदर बोलता है वेब सर्वर आप वर्चुअल होस्टिंग आनी चाहिए, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन आना चाहिए, बेसिक CGI एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी आनी चाहिए, ग्रुप मैनेज कंटेंट्स वगैरह, या सिक्योर HTTPS
ठीक है। सिक्योर वेबसाइट होस्ट करना आना चाहिए, कैशिंग नेम सर्वर आना चाहिए डीएनएस में, 44 और डीएनएस क्लाइंट को कैसे ट्रबल शूट क्योंकि करना चलते है, गया ना ठीक है। नेटवर्क शेयर कैसे प्रोवाइड करना है एनएफएस के थ्रू, एनएफएस शेयर 50 को ग्रुप कोलैबोरेशन से कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। कर्बरोस के 55 थ्रू एनएफएस कैसे शेयर देने, ये सांबा शेयर नेटवर्क शेयर कैसे करना है 56 स्पेसिफिक से क्लाइंट के लिए, ठीक है। प्रोवाइड नेटवर्क 56 शेयर से सुटेबल फॉर ग्रुप कोलैबोरेशन। सो ग्रुप परमिशन वो तो खैर हर एक को जब यूजर ग्रुप परमिशंस करेंगे उसी से आधे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एसएमटीबीडी हमारा क्या है, मेल सर्वर, उसमें क्या है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, फॉरवर्ड करना आना चाहिए मेल को सेंट्रल मेल सर्वर, सिर्फ रेडिट वाले इतने कर रहे हैं। मेलिंग सिस्टम काफ़ी बड़ी चीज़ है, ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हम बहुत इंट्रोडक्शन कराते हैं आरएससी कंटेंट के हिसाब से, वरना मेल सर्वर अपने आप में कम से कम 2 महीने का कोर्स है। किसी भी सर्विस को आप छोटा मत लेके मत चलना, ये तो आपको समझो एक स्टार्ट मिल रहा है, फर्दर इन डेप्थ स्टडी जो है वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। पर हाँ बेसिक वर्किंग सारा का सारा आपको समझ आ जाएगा जितना होने को। मैं तो इसे बेसिक वर्ड कह के ही बोल रहा हूँ, लोग तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो काफ़ी आप इन डेप्थ करा रहे हो, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री में लिनक्स में सर्वाइव करना है तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एसएसएच में की बेस ऑथेंटिकेशन ये करेंगे हम, ठीक है। एडिशनल ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रूट लॉगिन को अलाउ करना, डिनाई करना, ये आना चाहिए, ठीक है। एनटीपी वगैरह, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल कैसे सिंक करना है पीयर्स के साथ, वो आना चाहिए। इसमें इन्होंने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन भी दे दिया, पहले माईसीक्वल डीबी था, अभी आपका मारिया डीबी के नाम से डाटाबेस। अब माईसीक्वल जो चला गया, सोलारिस वालों ने परचेज कर लिया, और सोलारिस को आपका जो है सन सिस्टम को ले लिया और एकल में, तो बेचारे माईसीक्वल वाले जो हैं वो बर्बाद हो गए बैठे बैठे। उन्होंने फिर नया दोबारा से डेटाबेस स्टार्ट किया मारिया डीबी, ठीक है। बैकअप करना, रीस्टोर करना डेटाबेस का आना चाहिए, सिंपल डेटाबेस स्कीमा बनाना चाहिए, सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज आनी चाहिए किसी डेटाबेस की। तो ये एक इंट्रोडक्शन करेंगे डेटाबेस का, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में ये पॉइंट्स हमें आने चाहिए। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है तुम्हारा कि आप आरएससीई और आरएससीएसए के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, क्लियर। तो आरएससीई का एग्ज़ाम थोड़ा कहाँ टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। जो आरएससीएसए कर सकता है उसके लिए आरएससीई कुछ भी नहीं है। एक बार ही कहते हैं एसेंशियल्स क्लियर हो गए उसको कि कैसे वर्कआउट करना है, इसके फंडामेंटल मजबूत है, उसके बाद आरएससीएसए और आरएससी दोनों ही बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है। पर वही है एक्यूरेसी, कमांड्स का सिंटेक्स, उसके ऑप्शंस सब पे जो है प्रैक्टिस करके अच्छे से मास्टरी चाहिए, ठीक है ना। गलती करोगे तो फिर अटके रहोगे, हमें कॉन्सेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर वो पता लगा नॉलेज नहीं होती तो हम अटक जाते हैं, एक बार ही किसी क्वेश्चन पे अटक गया तो अटक गया, फिर सारा टाइम निकल जाता है, वहीं से आगे बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो गाइड है आपका वो रेडिट की साइट पे भी अवेलेबल, ठीक है। तो ऐसा कोई अपना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो नहीं 60 किलो का और कुछ क्वेरीज हैं कुछ इस बारे में जानना हो, कुछ कंटेंट्स के बारे में, हाँ ठीक है। फिर जी वो 56 चलिए सर सेंट ओएस को हम विंडोज के अलॉन्ग साइड इंस्टॉल कर सकते हैं क्या वर्चुअल मशीन? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन की जगह बेस मशीन के तौर पे भी कर सकते हैं, उसमें ड्यूअल बूट वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। मैंने ऐसा करने के लिए सोचा, मेरा फिर विंडोज ही चला गया। विंडोज नहीं, असल में आप कौन सा पार्टीशन लेते हैं, फ्री स्पेस लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइनेक्स में तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर विंडोज आप बाद में करते हो ना लाइनेक्स करके तो वो ज़रूर परेशानी होती है, हाँ हाँ
तो वो WhatsApp में मेरा सिस्टम हैंग हो रहा था, मार्केट ऑर्डर पे अलॉन्ग साइड विंडोज अलॉन्ग साइड डाल दूँ। निकाल दो निकाल नहीं, दो अलोंग साइड अगर करना है ना तो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली उबंटू रहेगा, ठीक है। हाँ आप एक बार ही उबंटू लेके इंस्टॉल कर लो, फिर उबंटू एनवायरनमेंट पे अपना जो है जो स्पेस है उसमें आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना, कोई भी लाइनक्स फ्लेवर अपना इंस्टॉल करो, कोई इशू नहीं। ज़्यादा इजी है उबंटू करना, ठीक है, क्योंकि वो तो विंडोज़ के पार्टीशन में भी साथ रह सकता है। हाँ सर, उसके लिए पहले विंडोज़ डालना पड़ेगा या मुझे फिर नहीं नहीं नहीं, अगर आप जैसे विंडोज़ आपका पहले से है, ठीक है, अब विंडोज़ मानो आपके पास एक 500 GB की हार्ड डिस्क है, विंडोज़ कितना यूज़ कर रहा है, आपके पास मानो 2 ड्राइव हैं, C और D, ठीक है, तो आप D को जो है फ्री कर दीजिए, खाली करके बैकअप लेके C में, ठीक है, D को आप डिलीट कर देंगे तो फ्री स्पेस हो जाएगा। हाँ हाँ, तो उस फ्री स्पेस में अपना जो है आप उबंटू इंस्टॉल कर लो या लाइनक्स कोई भी इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अगर यूज़र फ्रेंडली वे में चाहते हो मैं तो प्रेफर करूंगा उबंटू, क्योंकि उसमें आपको सारे टूल मिल जाते हैं। आपको कल को काम भी करना होता है ना, तो थर्ड पार्टी टूल्स हैं वो फ्री में मिल जाते हैं। रेड हैट आपको थर्ड पार्टी इतना इजीली देता नहीं, जो सपोर्ट के नहीं, क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन का इशू है, उसका अपना सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, ठीक है, तो वो इतने टूल आपको देगा नहीं, जबकि उबंटू आपको यूज़ के लिए बेस मशीन के लिए सारे टूल दे देगा, मीडिया प्लेयर्स दे देगा फ्री में, कोई टेंशन नहीं है उसका, ठीक है। हाँ सर। बाकी अपना उसके ऊपर एक बार ये वर्चुअल एनवायरनमेंट हो गया तो उस पर आप अपना सेंटोस और वर्चुअल बॉक्स या कोई और लिनक्स सारा का सारा इंस्टॉल करके कोई भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। बेस मशीन आप उबंटू रख लो, ठीक है ना। और मुझे ना वो वाईफाई का ड्राइवर्स नहीं मिला सर लैपटॉप में, वो इंस्टॉल करने के बाद लैपटॉप किसका ड्राइवर नहीं मिल रहा? वाईफाई का? वाईफाई का। हाँ आपका हार्डवेयर कौन सा है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। उबंटू कौन सा है आपका? उबंटू का कौन सा वर्जन है? लेटेस्ट वर्जन 18.4 वो भी किया और 19.4 भी। नहीं नहीं, बात वहाँ नहीं है। कई बार क्या होता है आपका हार्डवेयर काफ़ी पुराना होता है। नहीं सर, वो एक्चुअली यहाँ अपने ऑफिस में ना 11 लैपटॉप है लेनोवो का, रिसेंटली परचेज किया हुआ है विंडोज़ के ओके, साथ। तो अगर वो रीसेंट हार्डवेयर है तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ वो देखा पीसीआई का वो कुछ नंबर भी अलग दिखा रहा था, फिर मैंने वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप एक काम करो ना, वो उसी की साइट पे जो आपने लेनोवो की साइट है ना, उसमें लिनक्स का वाईफाई ड्राइवर जो है वो डाउनलोड आप करो, ठीक है। वो वाईफाई डाउनलोड करके उसके बाद आपका जो है पर्टिकुलर मॉड्यूल्स वगैरह डायरेक्टरी में कॉपी करके यू कैन ऐड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा वो। उबंटू काफ़ी इजी कर देता है वो। उबंटू वो जो आपका हार्डवेयर वो है जो है ना चिपसेट, उसका नंबर वगैरह लिख के उबंटू का खुद का सपोर्ट फोरम है, वहाँ से आप करो, वहाँ से हो जाएगा। उबंटू मैंने देखा हम्म, और वहाँ पे एक सोल्यूशन मिला सर एक बार, लेकिन मेरे को फिर विंडोज़ में जाना था, फिर दोबारा वो मैं नहीं कर पाया। नहीं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा जैसे आप करोगे धीरे धीरे और टेक्निकलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के जो सॉल्यूशंस है ना वो तो टाइम से ही आएंगे। कई बार ड्राइवर क्रिएट ही नहीं किया होता, अब जैसे आपको प्रॉब्लम आई, अब धीरे धीरे ओपन सोर्स कम्युनिटी काम करेगी, ड्राइवर बनाएगी, हो सकता है कि प्रॉपरली हो ना। उन्होंने विंडोज़ के लिए कई कई कंपनियों का टाई अप होता है विंडोज़ से, माइक्रोसॉफ्ट से, हाँ ठीक है, वो देते ही नहीं है ड्राइवर, वो उसी के कस्टमाइज चलाते हैं, जिससे कि पता लगा बंदा परेशान होकर वापस विंडोज़ पे आ जाए। हाँ सर, ऐसा करते हैं विंडोज़। बिल्कुल है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का बहुतों से टाई अप है, और अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ भी करते हो ठीक है। पर हाँ, ऐसा नहीं है, ओपन सोर्स कम्युनिटी जल्दी दे देगी अगर लेटेस्ट हार्डवेयर है ना, तो आगे किसी वर्जन में आपका इंक्लूड हो जाएगा वो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस उस चिपसेट का ध्यान रखो, ठीक है, कौन सा वाईफाई चिपसेट है। हाँ सर, आपने जैसा बोला ना उसी तरह वो लेटेस्ट चिपसेट है उसके अंदर, हाँ हाँ, वो उसकी वजह से भी दिक्कत हो गई है नहीं मेरे। मैं बता रहा हूँ ना, देखो दो ही रीज़न है, या तो हार्डवेयर बहुत पुराना है, वो अब उस लिस्ट में रखते ही नहीं, कॉमनली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फिर लेटेस्ट है चिपसेट, वो अभी डेवलप नहीं हुआ या उस पर काम चल रहा है। दो ही रीज़न होते हैं वो ड्राइवर ना मिलने के, वरना जो लेटेस्ट उसमें कॉमन जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं, उबंटू में तो खासकर, ठीक है ना।
वहाँ प्रॉब्लम आती सर एक नहीं। क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए। सर अगर बेस मशीन पे मैंने उबंटू इंस्टॉल कर दिया तो सर पता कैसे चलेगा कि मेरा ये ड्राइव है, इसमें मैं अपना डेटा रखना चाहता हूँ? देखो ऐसा होता है, तुम विंडोज में जो है ना, विंडोज में जैसे बस नामकरण का फर्क है। विंडोज में आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव कह के करते हो, ठीक है। यहाँ पे यस क्या सर। है, जब आप देखो पार्टीशनिंग करते हैं ना एफ डिस्क से, तो हमें पता लग जाता है कौन सा पहला पार्टीशन है, कौन सा दूसरा पार्टीशन है, नंबरिंग वगैरह बहुत क्लियर होती है, ठीक है। उसमें क्या है, वो उस डिवाइस को आप जहाँ माउंट करते हो ना जिस डायरेक्टरी पे, वो डायरेक्टरी माउंट करने के बाद वो डायरेक्टरी नहीं रहती, वो डिवाइस को पॉइंट करती है, पार्टीशन को पॉइंट करती है, ठीक है। तो एक बार हम जब फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करेंगे ना, इस चीज को डिटेल में समझेंगे। उसमें मैं फिर लिनक्स में टूल बता दूंगा आपको, जैसे एलएस ब्लॉक वगैरह है, वो क्लियरली बताता है कौन सी चीज कहाँ माउंट करती है, कौन सा पार्टीशन नंबर है। बस हमें ड्राइव नेमिंग कन्वेंशंस को समझना पड़ता है लिनक्स में, ठीक है। ये ड्राइव यस को सर। हम का नामकरण कैसे करते हैं, विंडोज में तो क्लियर है, सी डी ई है, नहीं उसमें तो यस सर। वो पता है कि ए से लेकर के जेड तक नाम देने हैं। ए और बी फ्लॉपी ड्राइव के लिए हैं, सी से लेकर सारे हार्ड ड्राइव के नाम है, नहीं पार्टीशन यस सर। क्लियर है ना। यस तो सर क्लियर है। यहाँ हमें ड्राइव नेमिंग कन्वेंशन समझने की, ड्राइव का नामकरण कैसे होता है, किस तरह से नंबर देते हैं, क्यों देते हैं, ठीक है। वो कन्वेंशंस को समझना है बस, उसके बाद क्लियर है, तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा पार्टीशन मेरा कहाँ है, उसमें कौन सा डेटा है, वो कहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर। ओके सर, अभी टाइम लगेगा सर इसमें। अरे बात में उन चीज को समझोगे ना तब ज्यादा पता लगेगा, हम एक लाइन में नहीं बता पाएंगे। तुम कहेंगे नहीं ऐसे हो यस सर। जाएगा, यहाँ तो पूरा कन्वेंशन समझना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल जब आप समझोगे तो आपको मजा आएगा। मेरे को इतना विश्वास है कि जो आप यहाँ करोगे ना इंटरनल समझने के बाद, आप विंडोज को ट्रबल शूट कर पाओगे बिना देखे कि अंदर शायद वहाँ होगा, ये प्रॉब्लम ऐसे होगी, आपको समझ आने लगेगा जब आप फाइल से खेलोगे, ठीक है ना। यस सर। तो ये एक बस इंट्रोडक्शन है, और होपफुली अब जो है थोड़ा सा स्टूडेंट्स वगैरह भी ऑन टाइम अपना आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे स्टूडेंट्स आ जाएं तो एक बार में क्लास करने में मज़ा रहता है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। सर एक छोटा सा मेरा एक्चुअली आज ही मैं क्या होगा वॉइस क्लियर नहीं है अब्दुल। सर, टुडे फर्स्ट डे ऑफ माय क्लास। अब्दुल अभी हमने एक्चुअली ऑफिशियली क्लास ही स्टार्ट नहीं करी, ठीक है। हमने अभी जो है एक खाली जो RSCSA में आप क्या क्या टॉपिक करेंगे, RSC में आप क्या क्या करेंगे उसका इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि अभी पूरे बच्चे आए नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपना इसके बाद थोड़ा सा रेगुलराइज हो जाओ क्लास के लिए, ठीक है ना। तो उससे अच्छा रहेगा, एक बार ही थोड़ा सा कहते हैं ना, देखो हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा कोशिश करके टाइम से स्टार्ट करें तो अच्छा रहे। नहीं हम भी देर रात को इसीलिए करते हैं कि 8 बजे से, कि तुम जब तक श्योर शॉट आ जाओ, ठीक है ना। बाकी देखो अगर कोई 2-4 कॉन्सेप्ट इधर उधर होते हैं तो बैकअप क्लास के तौर पे आगे रहेगा, क्योंकि कई चीज़ें तो इसमें रेड हैट की प्रोप्राइटरी हैं, उनका तो मैं वीडियो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी खुद की सर्टिफिकेशन कैंसिल कर देंगे अगर मैं ओपन करूँ तो, ठीक है। तो बड़े सारे इशू हैं, पर हमें तो कराना है आपको, ठीक है ना। तो जो भी जितना ओपन कर सकते हैं रेड हैट के लिए वो तो ऑफिशियल है। अब जैसे ये प्रिपरेशन गाइड रेड हैट की साइट पे, ये ऑफिशियल है, सब कोई देख सकता है, तो इसमें कोई नया नहीं है, तो मुझे कोई चिंता नहीं। पर आपको जैसे जब एग्ज़ाम के लिए सोचेंगे तो मेरे को इंटरनल्स आपको बताने पड़ेंगे, टिप्स बताने पड़ेंगे, और उसमें फिर वो कहते हैं कि नहीं वो बताने नहीं चाहिए, फिर रेड हैट जो है फिर अपने अपने फॉर्मूले लगाता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता वैसा कुछ हो किसी के भी साथ, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है अपने तक ही रखो आगे, ठीक है, नॉलेज, और अपना बस बेस्ट दो, ठीक है। सर जैसे विंडोज पे सर्वर भी है और क्लाइंट भी है, जैसा विंडोज सर्वर एक्सपी 7, 10 है, वैसे ही लाइनक्स प्लेटफॉर्म में उबुंटू क्या क्लाइंट के हिसाब से एक्सेप्ट होता है? और अरे भाई देख, चाहे
चाहे तुम्हारा, देखो कोई भी हार्डवेयर जो है ना वो सिर्फ हार्डवेयर होता है, ना वो सर्वर होता है ना वो क्लाइंट होता है। सर्वर उसको कौन बनाता है? सर्वर के प्रोग्राम, ठीक है। अब मानो तुमने विंडोज़ में अगर एक्सचेंज सर्वर चलाया तो मेल सर्वर चल गया ना, बिल्कुल। लेकिन और अगर आउटलुक एक्सप्रेस हम उसमें से हटा दें, खाली एक्सचेंज रखें सर्वर, अब आउटलुक को डिलीट ही कर देते हैं प्रोग्राम को, फिर क्या होगा? वो खाली मेल सर्वर रह गया कि नहीं? बिल्कुल। हमने अगर उसी में आउटलुक रख दिया, एक्सचेंज सर्वर हटा दिया, तो ये क्लाइंट मशीन बन गई मेल की, ठीक है ना। दोनों रख दिए तो ये वर्क स्टेशन हो गया एक तरीके से, सर्वर भी है क्लाइंट भी है। समझ रहे हो? तो कौन से सर्वर बना रहा है? प्रोग्राम। अगर मान लो मैं सारे सर्वर साइड प्रोग्राम रख दूं किसी हार्डवेयर पे तो वो सर्वर है नहीं, और किसी पे सारे क्लाइंट इंस्टॉल कर दूं तो वो क्लाइंट मशीन है। बात समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम अंदर ले जाके ये समझते हैं कि सर्वर कौन बनाता है। सर्वर प्रोग्राम अगर है तो वो सर्वर है, और अगर खाली क्लाइंट प्रोग्राम है तो वो प्योर क्लाइंट है। जबकि खाली ऐसे सारा चलता नहीं है, क्योंकि आपको दोनों ही चाहिए होते हैं कई बारी, ठीक है। कई ऐसे कॉमन शेयर है, जैसे विंडोज़, आप देखो विंडोज़ में कोई भी डायरेक्टरी आप शेयर कर देते हो, राइट क्लिक करा, शेयरिंग, नहीं, शेयर टू एवरीवन, फोल्डर शेयर हो गया, नहीं, फाइल सर्विस बाय डिफॉल्ट होता है इसको। होता है ना। वो चाहे आप सर्वर 2012 ले लो, चाहे आप विंडोज़ 10 ले लो, विंडोज़ 7 ले लो, सब पे होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो क्या है? वो भी एक सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट शेयरिंग सर्विस। समझ रहे हो? वो हर एक पे है, जबकि क्लाइंट मशीन है। आप वर्कस्टेशन वगैरह तो कनेक्ट करते हो सर्वर से, नहीं, पीडीसी वगैरह बनाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन उसके बाद भी क्लाइंट क्या प्योर क्लाइंट है? अगर उसमें शेयरिंग सर्विस है, इसका मतलब सर्वर तो वो भी है। बात को समझो। उसी तरह से यूनिक्स टू यूनिक्स में भी एनएफएस शेयर हर एक कोई बना सकता है, हर एक क्लाइंट पे भी आप एनएफएस सर्विस रेडी है। तो हमें तो मेनली समझना है कॉन्सेप्ट को, कौन सा प्रोग्राम सर्विस दे रहा है, कौन सा प्रोग्राम क्लाइंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो हम कब क्या कॉन्फ़िगर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर है? जैसे जैसे हम लोग विंडोज एनवायरनमेंट में डीएनएस हो गया, डीएचसीपी हो गया, जैसे आई सर्वर हो गया, जैसे उसमें IIS है, यहाँ पे अपाची वेब सर्वर है, यहाँ वहाँ DNS है, DHCP है, यहाँ भी आपका बाइंड, आपका DNS सर्वर है, DHCP अलग सर्विस है। यहाँ आपको यह है कि टेक्स्ट फाइल से कॉन्फ़िगरेशन से सेट करना पड़ता है उसको, ठीक है। DHCP वैसे RSC का कंटेंट नहीं है, पर हम नॉलेज के लिए कराते हैं, ठीक है। RSC में खाली DNS है, वो भी कैशिंग, बहुत लिमिटेड है, क्योंकि DNS भी अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे विंडोज लेवल पे फॉरवर्डर है, रूट है, बस 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 समझ गए। फॉरवर्डर वाला कॉन्सेप्ट कैशिंग का ही है, वो कैश ओनली सर्विस रहता है, ठीक है ना। हेलो, क्लियर है ना? चलो एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे ना, तो उसके हिसाब से अपना जो जो कंटेंट्स हैं वैसे करते जाएंगे। अगर मानो कंटेंट में नहीं भी है तो इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये चीज़ ऐसे है, फर्दर आप इस पर डेप्थ स्टडी में यहाँ कर सकते हो, तो हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। उसमें टेंशन मत लेना। पर हाँ, ये है कि सर्टिफिकेशन के लिए आई विल मेक यू रेडी। यार लिनक्स एक्चुअली बहुत वास्ट है, लोगों को शायद लगता होगा नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं, इंस्टीट्यूट वाले तो एक महीने के अंदर अंदर करा देते हैं। मुझे नहीं समझ आया कैसे करा देते, मैं आज तक नहीं समझ पाया। पर लिनक्स इतना बड़ा है, अगर आप देखो फुली इंस्टॉल करो तो उसमें 4,500 5,000 कमांड। अगर पूरा इंट्रोडक्शन लें और एक एक कमांड को 1 घंटे में कराएं तो कितना टाइम लगेगा? 5,000 घंटे हैं किसी के पास? नहीं है। नहीं, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमनली यूज टूल है ना मैक्सिमम, उन पे फोकस किया जाता है। सारे कमांड तो कोई टच भी नहीं करता, नहीं।
उसके बाद मैं बस है कि आपको क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ कि भाई हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली कंप्लीट लिनक्स नहीं है, वो हमारे गोल ओरिएंटेड टास्क है कि ये सर्विस करा उसके लिए ये टूल आए, ये वाला काम करा उसके लिए ये कमांड आई। बात समझ रहे हो? तो हम टास्क ओरिएंटेड स्टडी करते हैं, ठीक है। हम पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं करते, कंप्लीट बहुत बड़ा है, समुंदर है लिनक्स, ठीक है। सर ये RSC के बाद क्या है? कौन? और उसके बाद भी बहुत कुछ है, अभी तो ये तो शुरुआत है। इसके बाद आप CA जो है किस फील्ड में करना चाहते हो, एप्लीकेशन सर्वर में करना चाहते हो, ठीक है, जो JBoss का पूरा स्ट्रीम है, DevOps पे करना चाहते हो, DevOps का पूरा ट्रैक है, क्लाउड पे करना चाहते हो, क्लाउड का ट्रैक है, सिक्योरिटी पे करना चाहते हो, सिक्योरिटी का ट्रैक है, बहुत सारे हैं। कम से कम एग्जाम है रेड हैट के, ठीक है ना। डिपेंड करते हैं कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। तो RSC के लिए कॉम्बिनेशन होता है कोई 5 सर्टिफिकेशन का, RSC उनमें से एक है, वो तो हर एक के लिए कॉमन है। तो 4 और पेपर करने से आप RSCA हो जाते हो, सर्टिफाइड आर्किटेक्ट। पर स्ट्रीम जो है वो इंटेलिजेंटली चूज करो, जिससे कि आपको टेक्निकली प्रोफेशनली बेनिफिट हो, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर, बाय, मीट यू टुमारो, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। okay